So let's start. All right. So the very first topic that we'll be doing today is Indian economy at the eve of independence. Now, what do you mean by eve of independence? जब हम लोगों की कंट्री आजाद हुई थी, किसी को पता है कौन से साल में आजाद हुई थी? Which year our country got independence? 1947. That's right, 1947. उससे पहले कौन था 1947 से पहले? Who used to run our country? Britishers. For how many years were they ruling our country? 200 years. Yes, for an almost 200 years, the British government was ruling our country. So for you guys to understand that what this British government's intention was, मैं आप लोगों को सबसे पहले एक slide में से एक picture दिखाने लगी हूँ. Can you guys see a map on the right side of the screen? Can you see? Can you see the cursor on London? And then look at Mumbai. Right? So हुआ क्या था 1750s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वर्ल्ड में, खास करके यूरोपियन कंट्रीज में. यूरोपियन कंट्रीज द फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस जो कि बहुत ज़्यादा हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, रिलाई कर रहे थे. यानी आज से ऑलमोस्ट 300 साल पहले इधर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में जब किसी जगह पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है वो कंट्रीज डेवलप होने लग जाती हैं, और जब वो कंट्रीज डेवलप होने लग जाती हैं तो वहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने लगता है. एग्जैक्टली सेम चीज़ यूरोप के अंदर हुई. And United Kingdom, London specifically being the major hub. तो population explosion क्योंकि लंदन में हुआ, यूनाइटेड किंगडम में हुआ, तो वहाँ के लोगों के पास खाने पीने की ज़्यादा रिसोर्सेज बची नहीं. इसीलिए यूनाइटेड किंगडम ने अपना एम्पायर एक्सपैंड करने के लिए ऑप्शंस देखने स्टार्ट करे. उन्होंने पहले अफ्रीका को अपनी टेरिटरी बनाया, फिर करते करते एक दिन वो इंडिया के टुवर्ड्स आए. इंडिया को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक पेनिनसुलर कंट्री है. पेनिनसुलर का मतलब जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है. इस पेनिनसुलर कंट्री में यहाँ के कोस्टल किंग्स ने कभी नहीं सोचा था कि ओशन से भी उनको कोई थ्रेट हो सकता है. आई डोंट नो आप में से किस किस की हिस्ट्री बहुत अच्छी है या बहुत पुअर है, लेकिन आप सबको ये तो पता ही है कि इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन के बाद बने हैं. इससे पहले दिस एरिया दैट यू कैन सी एंड दिस एरिया, ये सब कुछ हिंदुस्तान को ही बिलोंग करता था. एंड इवन बांग्लादेश जो इससे थोड़ा राइट साइड पे आता है. एक जमाने में ये यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया पूरा इंडिया का होया करता था, बट धीरे धीरे डिविजन होनी स्टार्ट हुई. तो हमारे कंट्री में आप लोगों ने मुगल एम्पायर पढ़ा होगा या कोई भी एम्पायर, जहाँ आप देखते हैं कि हमारी कंट्री में हमेशा अफगानिस्तान, पर्शिया यानी ईरान, इस साइड से इन्वेडर्स आते थे, इन्वेड करते थे और नॉर्थर्न टेरिटरीज को ज्यादातर ऑक्यूपाई करते थे. यानी मेजर थ्रेट सारा लैंड एरिया से था, लैंड मास से था. कोस्टल पे भी थ्रेट हो सकता है, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था. सो अपेरेंटली व्हाट हैपेंड कि यूनाइटेड किंगडम को अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने थे, इसलिए वो ऑल द वे सारा ट्रैवल करते हुए उन्होंने इंडिया की खोज करी. और फिर उन्होंने ये देखा कि इंडिया के अंदर बहुत सारी रिसोर्सेज हैं. अब इनको पता था कि इट्स नॉट ईजी कि आप किसी को ऊपर अपनी कॉलोनी ऐसे ही नहीं बना सकते. तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी सेट करी. ट्रेडिंग के नाम पे इन्होंने परमिशन ली, और उस टाइम पे औरंगजेब से इन लोगों ने परमिशन ली. औरंगजेब जो कि मुगल एम्पायर था, उन्होंने परमिशन तो दे दी, लेकिन उन्होंने इनका अल्टीरियर मोटिव समझा ही नहीं कभी. धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे कंट्री को टेक ओवर करना स्टार्ट कर दिया. फिर हम बन गए ब्रिटिश की कॉलोनी. ब्रिटिश की कॉलोनी बनने का मतलब है कि ये कंट्री ब्रिटेन, ये लोग हमें रूल करेंगे, ये लोग हमें गवर्न करेंगे, और हम लोग सिर्फ इनको रेवेन्यू जनरेट करके देंगे. हम लोग इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी रिसोर्सेज आगे देंगे. इनका कभी कोई इंटेंशन हमें डेवलप करने का था ही नहीं. सो दिस वाज अ वेरी ब्रीफ हिस्ट्री जो आज से ऑलमोस्ट 270 साल पुरानी है कि कैसे ब्रिटिश इंडिया में आए. लेकिन अब बात करते हैं कि ब्रिटिश ने इंडिया को 200 साल कितना ज्यादा रूइन करा. ऑफ कोर्स वी आर वेरी क्लियर कि इन्होंने हमें रूइन तो करा, लेकिन जो रूइन करा और जब फाइनली हमें 1947 में ये लोग छोड़कर गए तो किन हालातों में छोड़कर गए. दिस इज व्हाट आवर टुडेज एजेंडा इज गोइंग टू बी, that when our country got independent in the year 1947, what was the exact state of the Indian economy. तो हम यहाँ पे एक इंडियन इकोनॉमी के बारे में समझने लगे हैं. आई होप यू गाइस कैन see the picture on your screen, and the picture clearly shows that we are primarily dependent upon agriculture.
ज्यादा एग्रीकल्चर ही हमें देखने को मिलेगा। इस चैप्टर के अंदर वी विल बी डूइंग द टॉपिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन, द बेसिक इंट्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, ऑक्यूपेशनल, फॉरेन, डेमोग्राफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सारे एरियाज में हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश हमें किन हालातों में छोड़कर गए थे। दिस इज द एजेंडा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने हमेशा से सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। आई नो आजकल की जनरेशन को ये चीज सुन के समझ के ऐसा लगता है कि कितनी गलत बात है, हम लोग तो हमेशा से गरीब थे, बट ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली भारत को हमेशा दूसरे कंट्री के लोग आए और लूट लूट के लेकर चले गए, लेकिन जब तक ये लूट सिस्टम नहीं स्टार्ट हुआ था तब तक हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी, बहुत फली फूली इकोनॉमी थी। सोने की चिड़िया बोला जाता था। हम लोग सेल्फ रिलायंट थे। सेल्फ रिलायंट का मतलब हम लोग खुद आत्मनिर्भर थे। वी वर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी अदर कंट्री फॉर एनी हेल्प और इवन द फूड ग्रेन्स। लेकिन हमारी कंट्री की एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कंट्री एक एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन टर्म का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी या एक ऐसी कंट्री जिसका मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। आज भी हमारे देश की जनता 50% एग्रीकल्चर के अंदर ही एंगेज्ड है, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, यानी 2/3 एग्रीकल्चर के अंदर थे और बाकी सब छोटा मोटा इधर उधर का काम कर रहे थे। अब सोचने की बात यह है कि अगर एग्रीकल्चर में इतने लोग इन्वॉल्व थे तो ये तो अच्छी बात है, बट नॉट रियली। क्यों? आप सोचो, आज हमारे देश की आबादी एग्जैक्टली 137 करोड़ है, एंड जब 137 करोड़ में से ओनली एंड ओनली 47 करोड़ पीपल आर वर्किंग, बाकी लोग काम भी नहीं कर रहे, उन 47 करोड़ से हम लोग इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। सोचो इन 47 करोड़ में से भी 30 करोड़ अगर सिर्फ एग्रीकल्चर में ही लगे हो और तो भी आउटपुट जनरेट होकर ना आ रहा हो, तो कोई फायदा? डेफिनेटली नहीं। एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब अनडाउटेडली आप एग्रीकल्चर में एंगेज हैं, लेकिन उस एग्रीकल्चर से आउटपुट भी जनरेट होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं था। आगे, हमारी कंट्री हमेशा से पॉपुलर थी अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए। हैंडीक्राफ्ट जैसे सिल्क का काम, आप लोगों ने पश्मीना शॉल सुना होगा, आप लोगों ने केरला के सिल्क, आप लोगों ने बैंगलोर सिल्क, मैसूर सिल्क ये सुना होगा, आप लोगों ने केरला के स्पाइसेस सुने होंगे, राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट सुना होगा, प्रेशियस स्टोन वर्क सुना होगा। इंडिया इन सारे हैंडीक्राफ्ट वर्क के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी। लेकिन अपेरेंटली हुआ ये कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्होंने हमारे हिडन टैलेंट देखा, तो वो चाहते ही नहीं थे कि हमारी ये इतनी अच्छी क्राफ्ट्समैनशिप बाकी दुनिया को पता चले, क्योंकि ऑब्वियसली अगर दुनिया को पता चलेगा कि हमारी क्राफ्ट्समैनशिप इतनी अच्छी है तो लोग हमसे ट्रेड करेंगे, और ब्रिटिश ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। कभी भी किसी ने भी 200 साल इंडिया को रूल करने के बावजूद इंडिया की टोटल जीडीपी कितनी है ये फाइंड आउट करने की कोशिश ही नहीं करी, ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि पर पर्सन इनकम एवरेज इंसान कितना कमा लेता है। हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे सर दादा भाई नारोजी, VKRB राव, RC देसाई, इन लोगों ने कोशिश करी थी, लेकिन इनके डेटा को हम एग्जैक्ट नहीं मान सकते। लेकिन जो हम सबसे एग्जैक्ट डेटा मानते हैं वो ये है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट लेस देन 2% था। हैविंग अ जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ लेस देन 2% इज वेरी बैड। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हर क्वार्टर के एंड में जीडीपी ग्रोथ रेट आजकल बताया जाता है। अगर आप आज से 1 महीना पहले भी सुनते न्यूज तो आपको शायद सुनने में आया होगा कि जीडीपी ग्रोथ रेट 4% रहा, और जिसपे ऑपोजिशन एंड पूरी दुनिया बहुत हंगामा कर रहे थे कि इतना कम ग्रोथ रेट। और सोचो 200 साल तक हमारा 4% तो छोड़ो 2% भी जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं था। पर कैपिटा रियल इनकम यानी एवरेज एक इंसान की इनकम हर साल 0.5% यानी 1% से भी नहीं बढ़ रही थी। सोचो आप ऑलमोस्ट हर साल सेम ही इनकम जनरेट कर रहे हैं, जबकि महंगाई बढ़ रही है बट आपकी इनकम नहीं बढ़ रही। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। इस एग्रीकल्चर सेक्टर में आप लोगों को राइट साइड पे एक इमेज दिखाई दे रही होगी, और इस इमेज के अंदर आप बहुत क्लियरली देख सकते होंगे, इफ आई विश टू काउंट, सो 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं हल चलाते हुए। जब इतने ज्यादा लोग एंगेज्ड हैं, अब एक इस पिक्चर के साथ साथ फर्स्ट पिक्चर कंपेयर कीजिए। यहाँ पे भी 2 गायें हैं और एक फार्मर है, और यहाँ पे वही 2 गायें हैं लेकिन 7 लोग हैं जो हल चला रहे हैं।
इस सिचुएशन को बोला जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब ज्यादा लोग काम पे लगे हुए होते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड। जो काम एक इंसान या दो इंसान कर सकते हैं, उस काम को करने के लिए अगर 7 से 8 लोगों को अपने काम पे रखा हुआ है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमें दिखता है कि वो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, बट एक्चुअली उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर रहे, तो उनको इनकम भी खास जनरेट होकर नहीं मिलेगी। जब हमारी कंट्री आजाद हुई तो एग्रीकल्चर सेक्टर का तो बहुत ही बुरा हाल था। सबसे बुरा हाल में पहली प्रॉब्लम आएगी लैंड सेटलमेंट। अब ये लैंड सेटलमेंट क्या होता है ये समझते हैं। लैंड सेटलमेंट का मतलब होता है जब लैंड का ओनर, जिसको हम जमींदार बोलते हैं, ये लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ये अपनी जमीन फार्मर्स को यानी पेजेंट्स को रेंट पे दे देते हैं काम करने के। मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ये बताया कि हमारे देश एक एग्रेरियन इकोनॉमी था, यानी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट था। तो हमारे देश में जो फार्मर्स हैं उनको तब भी और आज भी एक ही चीज की रट लगाई होती थी उन्होंने, एंड दैट वाज कि हमारे पूर्वज खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, हम भी खेती बाड़ी ही करेंगे क्योंकि हमें कुछ और काम नहीं आता है। एज अ रिजल्ट वो पेजेंट चाहे जितना मर्जी गरीब क्यों ना हो, वो जमींदार से जमीन ले लेता था और उसके ऊपर खेती बाड़ी करता था। अब इसमें बुरा क्या है? बुरा सिर्फ ये है कि हमारे देश में ना इरिगेशन फैसिलिटी थी, ना हम कोई हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करते थे, ना हम फर्टिलाइजर्स यूज करते थे, ना हमारी कोई क्रॉप इंश्योरेंस हो रखी थी। एज अ रिजल्ट आउटपुट कभी बनता था और कभी नहीं बनता था। आप लोगों ने लगान मूवी देखी होगी, उसमें देखा होगा कि लोग रिक्वेस्ट करते हैं अपने राजा से एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि इस बार बारिश हुई नहीं है, सूखा पड़ रहा है, तो ऐसे में हम लगान नहीं दे पाएंगे, एंड देन चैलेंज कर देते हैं एंड अप टू 3 गुना लगान यानी 3 times द टैक्सेस उनके ऊपर इम्पोज करने की बात रखी जाती है। शायद आपको लग रहा हो कि मूवी में वो हाइप क्रिएट किया गया था, बट ऐसा नहीं है, ऐसा सच में होता था। जहाँ फार्मर्स के पास अपना खाने के लिए भी पैसा नहीं होता था, वहां उनको 3 times टैक्सेस कंपल्सरीली देने पड़ते थे। अगर फार्मर जमींदार को रेंट नहीं देता था, तो जमींदार उस जमीन को उस रेंट को आगे ब्रिटिश को नहीं दे पाते थे। तो ब्रिटिश क्या करते थे? ब्रिटिश जमींदार से जमींदार की ही जमीन छीन लेते थे। मैं अपने आप को इस सिचुएशन में डालो, तुमने अपनी जमीन किसी और को रेंट पे दे रखी है, अगर उस इंसान ने तुम्हें रेंट नहीं दिया तो उसका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारी जमीन ब्रिटिश गवर्नमेंट हड़प लेगी। तो ऑब्वियसली तुम ये चीज अलाउ नहीं कर सकते। इसलिए तुम क्या करते थे? तुम फार्मर्स से उनका घर, उनकी कोई भी चीज, सोना, ये सब गिरवी रखवा लेते थे। एज ए रिजल्ट फार्मर हर एंगल से पिसता था। जमींदार को रेंट देने के बावजूद जमींदार ने कभी लैंड की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने की कोशिश नहीं करी। ना लैंड की प्रोडक्टिविटी को, ना क्रॉप की क्वालिटी को, किसी चीज को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश नहीं करी। हर एक इंसान का मिलके एक ही टारगेट होता था, बस ज्यादा से ज्यादा पैसा निकलवा लो। At the time of independence, it is estimated that 85% of the population was directly or indirectly dependent upon agriculture. यानी सारे लोग क्या कर रहे हैं जी? एग्रीकल्चर और कुछ नहीं। अब अगर इतने लोग एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं, तो हमारे देश की जीडीपी तो ज्यादा आनी चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। जीडीपी की कंट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी, इट वाज वेरी वेरी लो। और उसके कारण ये थे कि हम लोग रेनफॉल पे डिपेंडेंट होते थे। Now the question arises, रेनफॉल पे डिपेंडेंट होने के गलत बात क्या है? तो होता ये है कि कभी तो बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है और कभी बारिश नहीं होती। जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो फ्लड आते हैं, और अगर बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है। आइदर वे फसल खराब होती है। आप लोग आजकल बड़े हो गए हैं, आप लोग हर साल ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि कभी कभी तो बहुत ज्यादा बारिश होती है तो भी फार्मर्स रो रहे होते हैं, और जिस साल बारिश नहीं होती तो भी फार्मर्स रो रहे होते हैं, बिकॉज वो फार्मर्स किस पे डिपेंडेंट होते हैं? रेनफॉल पे। अगर रेनफॉल पे हम डिपेंडेंट ना होते और हम भी अमेरिका, चाइना जैसी कंट्री होते, तो हमारी कंट्री में भी इरिगेशन फैसिलिटी बहुत स्ट्रांग होती। आज जाके इरिगेशन फैसिलिटी एक्सटेंड हुई है, लेकिन आज भी सारे देश के अंदर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सो इरिगेशन फैसिलिटी ये आज से 100 साल पहले तो दूर दूर तक थी। हमारी जो लैंड था वो फर्टाइल लैंड, जितना फर्टाइल लैंड था, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, उपजाऊ मीन्स जहाँ प्रोडक्शन ज्यादा होती है, वो सारा प्रोडक्टिव लैंड मेजरली चला गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान दो थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान इज नोन एज पाकिस्तान ओनली, जो इंडिया पाकिस्तान नाम आप सुनते हो।
ईस्ट पाकिस्तान इज बांग्लादेश। तो बंगाल का पार्टीशन हुआ और बंगाल को काट के बन गया बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश एकदम से नहीं बना। 1947 में उसका नाम ईस्ट पाकिस्तान ही था। तो 1971 के अंदर बांग्लादेश के लोगों ने सिविल वॉर करके अपने आप को पाकिस्तान से भी अलग कर लिया। लेकिन ये दोनों सबसे फर्टाइल लैंड थे। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा पंजाब, हमारे स्टेट का नाम है। पंजाब एक ऐसा रीजन है जहाँ पे हमारे देश में 5 नदियां बहती हैं, इसलिए उसका नाम पंजाब रखा गया। द लैंड ऑफ 5 रिवर्स इज कॉल्ड एज पंजाब। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पंजाब के अंदर जो रिवर स्ट्रीम्स हमारे यहाँ से बहती हैं बहुत ही नैरो है। उनका मेन स्ट्रीम फ्लो जो आता है वो पाकिस्तान में आता है, यानी सबसे फर्टाइल लैंड पाकिस्तान चला गया। उधर से बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बंगाल हमेशा से जूट की प्रोडक्शन के लिए सुपर पॉपुलर था। वहाँ की लैंड जूट की प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन पार्टीशन होने के बाद वो सारा बांग्लादेश के पास चला गया, तो इंडिया के पास तो कुछ बचा ही नहीं। अब आती है एक और मेजर प्रॉब्लम, जिसको बोला जाता है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर टर्म का मतलब है जब किसान फूड क्रॉप ना बनाकर कैश क्रॉप बनाना स्टार्ट कर दे। अब ये फूड क्रॉप और कैश क्रॉप में क्या फर्क होता है? व्हीट, राइस, बार्ले, मेज, खाने पीने की जो चीजें होती हैं, आटा, दाल, चीनी, चावल, इनको बोला जाता है फूड क्रॉप। और कैश क्रॉप होता है जैसे कॉटन, जूट। अब फूड क्रॉप इंसान को खाने के लिए चाहिए और कैश क्रॉप कपड़ा और इंडस्ट्रियल यूज के लिए चाहिए। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आज जैसे आप लोग फंसे हुए हैं, क्वारंटीन में हैं या कहीं पे भी हैं, तो आज हमें किस चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है? ऑब्वियसली फूड क्रॉप की। कैश क्रॉप्स की डिमांड बंद है क्योंकि इंडस्ट्रीज ही बंद है। लेकिन 1947 में और उससे पहले ब्रिटिश ने एक बहुत ही अनोखा काम कर दिया। उन्होंने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया, जहाँ पे उन लोगों ने फार्मर्स को इस चीज के लिए इंश्योर कर दिया कि फार्मर्स कैश क्रॉप ज्यादा बनाएं। इसका अल्टीरियर मोटिव भी था। वो क्या था वो भी हम आपको 2 मिनट में समझाएंगे। लेकिन अगर सारे फार्मर्स कैश क्रॉप ही बनाएंगे तो फूड क्रॉप कोई नहीं बनाएगा, और जब फूड क्रॉप नहीं बनाएंगे तो फूड क्रॉप की स्कार्सिटी हो जाएगी, अनाज की शॉर्टेज हो जाएगी। इसके बाद द नेक्स्ट प्रॉब्लम दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमारे देश में ना इरिगेशन फैसिलिटी थी, ना फर्टिलाइजर्स थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कल्टीवेशन के कोई तरीके अच्छे नहीं थे, और ब्रिटिश ने जितना भी सामान बनवाया वो सब अपनी कंट्री में ले जाते थे। हाईली इरिगेटेड एंड फर्टाइल लैंड पाकिस्तान चला गया, और जो जूट प्रोड्यूसिंग रीजन था वो बांग्लादेश चला गया। यहाँ तक में एक बारी मुझे बताइए कि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? Any student who has got a doubt? So let's start with the next one, and that is industrial sector. इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है? जब आप लोगों ने इंडस्ट्रीज सुनी होंगी, देखी होंगी। इंडस्ट्रीज आर जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करी जाती है ऑफ कंज्यूमर गुड्स। जैसे आप लोगों ने मैंने कपड़े पहने, वो इंडस्ट्रियल आउटपुट है। एनीवन हु हैज अ डाउट? ओके, आप लोग इस टाइम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ये इंडस्ट्रीज ने बनाया। ब्रिटिश ने जो सबसे बुरा काम करा वो था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस साल भी बोर्ड ने 3 नंबर का पूछा है, तो इस पॉइंट को जरा ढंग से सुनिएगा, ढंग से समझिएगा। मैंने आप लोगों को चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया कि ब्रिटिश हमारी कंट्री में क्यों आए थे। जरा इस ग्राफ को देखिए, आपको वापस चीजें याद आएंगी। ब्रिटिश के पास रिसोर्सेज खत्म हो रही थी, इसलिए ब्रिटेन ने अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करी एंड वो आए इंडिया। अब उन्होंने ये देखा कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर हमारा नाम हुआ वर्ल्ड के अंदर तो ब्रिटेन को कोई नहीं पूछेगा। So what the British started to do was a policy called as de-industrialization policy. इंडिया का जितना रॉ मटेरियल था उस सारे रॉ मटेरियल को भेजा गया इंग्लैंड। सारा रॉ मटेरियल इंग्लैंड एक्सपोर्ट करा गया, और इंग्लैंड में वहां की फैक्ट्रीज में उसको फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करा गया और उसे फिर वापस इंडिया में लाकर बेचा गया। सो आई गिव यू एन एग्जांपल। इमेजिन कीजिए कि इंडिया से सारा का सारा कॉटन चला जाए यूके,
फिर यूके उसी कॉटन के कपड़े बनाएगा और फिर वो कपड़ों को यहाँ लाकर महंगे में बेचेगा। अब इसके नुकसान क्या क्या? हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल गया तो हमारी कंट्री के पास रॉ मटेरियल खत्म हो गया। हमारी कंट्री का रॉ मटेरियल खत्म हुआ, यानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अब बनाए तो बनाए क्या, उसके पास बनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तीसरी चीज, अब अगर वो कुछ गुड्स बनाएंगे भी तो वो उनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगे। अगर आप लोगों ने फैब इंडिया से कभी कुछ खरीदा या खादी से कुछ खरीदते हैं या आज की डेट में आप कुछ ऑर्गेनिक भी खरीदते हैं, इट इज यूजुअली वेरी वेरी एक्सपेंसिव। वाई? बिकॉज ये सारी चीजें स्कार्स हैं, शॉर्टेज है इनकी। तो जब हमारी इंडस्ट्रीज में भी रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई तो वो जितने हैंडीक्राफ्ट अब बनने लगे वो एक्सपेंसिव बनने लगे। अब इंडिया में गरीबी बहुत ज्यादा थी, तो इंडियंस ने ये सोचा हम हैंडीक्राफ्ट क्यों खरीदें, अगर हम खादी के कपड़े क्यों खरीदें, अगर मुझे उससे सस्ती एक कॉटन की शर्ट मिल रही है जो इतना लंबा टाइम चल जाएगी। तो हम इंडियंस ने अपने इंडियन गुड्स को बॉयकॉट कर कर फॉरेन गुड्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस पॉलिसी को बोला जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी टर्म का मतलब है टू फोल्ड स्ट्रेटजी। आई एम रिपीटिंग, इनका टारगेट ये था कि इंडिया से सारा रॉ मटेरियल चीप रेट्स पे खरीदो, जो कि कहाँ जाएगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज उसको यूटिलाइज करेंगी और फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करेंगी, और फिर उन्हीं फाइनल गुड्स को कहाँ लाकर बेचना है? फिनिश गुड्स को इंडिया में लाकर बेचना है हायर प्राइसेस पे। इस टू फोल्ड स्ट्रैटेजी को बोला जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। आपको एक एग्जांपल प्रेजेंट डे का दे देती हूँ। सपोज कीजिए अमेरिका हमसे सारी की सारी मेडिसिन आज खरीद ले और चीपर रेट्स पे खरीद ले, फिर वो उस मेडिसिन को वहां नाम चेंज कर दे और फिर यहाँ पे कोरोना का वैक्सीनेशन या कोरोना की ट्रीटमेंट का नाम देकर उसका नाम चेंज कर दे मेडिसिन को और यहाँ लाकर हायर प्राइस पे बेचे। तो इसमें नुकसान सिर्फ हमारा हो रहा है, क्योंकि जो चीज हम खुद बना सकते थे, खुद कर सकते थे, अब हमें उसके कोई पैसे ना मिले, ना रॉ मटेरियल के, और जो पैसा दवाइयों के टुवर्ड्स गया वो अलग गया। एक बारी हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स देखते हैं क्विकली। रॉ मटेरियल को इंडिया से एक्सपोर्ट करा गया जिसकी वजह से इंडिया में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई। अब इतने लोग जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। क्यों? क्योंकि जब काम ही नहीं बचेगा वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और हमारे देश में एक कहा जाता है जिसका कोई नहीं उसका एग्रीकल्चर, यानी जिसको कुछ भी नहीं आता वो खेती बाड़ी कर सकता है। यानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के सारे अनएम्प्लॉयड चले गए एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्रिएट होने लग गई? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी मोर देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन द सेक्टर। इंडियन गुड्स एक्सपेंसिव हो गए, और जब इंडियन गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो आप इंडियन गुड नहीं खरीदेंगे, आप उसकी जगह क्या खरीदेंगे? चीपर इंपोर्टेड गुड्स, क्योंकि हम लोगों के लिए सस्ते गुड्स खरीदना ज्यादा इंपॉर्टेंट था एज कम्पेयर टू प्रमोटिंग द इंडिजिनियस कंपनीज। आज भी हम लोग चाइनीज गुड्स बहुत फ्रिक्वेंटली खरीदते हैं। दिवाली पे यूजुअली लाइट्स भी चाइनीज लाइट्स लगती हैं। वो क्यों? क्योंकि वो चीपर इंपोर्टेड गुड्स। हमारी कंट्री में इतने चीप गुड्स नहीं बनते। जो गुड्स बनते हैं वो आईएसआई स्टैंडर्ड्स पे होने चाहिए। स्टैंडर्डाइज गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल अच्छा लगता है, और जब रॉ मटेरियल अच्छा लगेगा तो फिर कॉस्टली भी होगा। कहते हैं जितना गुड़ उतना मीठा, यानी जितना ज्यादा आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उतनी ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट बनकर आएगा। लेकिन अगर क्वालिटी प्रोडक्ट बनकर आ रहा है तो पैसा भी ऑब्वियसली आपसे उस हिसाब से ही चार्ज किया जाएगा। अब एक और वाहियात बात इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड। सोचो जहां 1750 में वर्ल्ड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, यानी हर काम करने के तरीके को मशीन्स के थ्रू करना स्टार्ट कर दिया गया है, तब भी हमारे देश में एक भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री मतलब जहां मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन करी जाती है। It was only in the year 1907 that India got their first capital good industry named TISCO, Tata Iron and Steel Company in Jamshedpur. इससे पहले हमारे देश में सिर्फ जूट कॉटन मिल्स होती थी, वो भी जो फर्टाइल लैंड है महाराष्ट्र गुजरात। आप लोगों ने सुना होगा देखा होगा, यूजुअली गुजरातीज बहुत रिच होते हैं। उनका रिच होने का कारण ये है कि उनके जो लैंड है वो
कॉटन डोमिनेटेड है, यानी वो डेक्कन प्लेटो ब्लैक सॉइल है वहाँ पे, जिसपे कॉटन की कल्टीवेशन बहुत अच्छी होती है। तो आज से ही नहीं, लेकिन 400-500 सालों से कॉटन की कल्टीवेशन वहाँ हमेशा होती रही, इसलिए वहाँ पैदा होने वाले सारे लोग यूजुअली अमीर ही हैं क्योंकि उनके पास इनकम है। तो 1907 में टिस्को आया, और इसके अलावा सिर्फ हमारे पास छोटी मोटी सीमेंट इंडस्ट्रीज थी, शुगर मिल्स थी, पेपर मिल्स थे, एंड जो मर्जी आप कर लीजिए, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं थी। यानी कितना कंट्रीब्यूट करेंगे ये जूट एंड कॉटन मिल्स, जहाँ वर्ल्ड के अंदर इतनी हाईटेक मशीन्स बन रही थी, वहाँ हम हैंडीक्राफ्ट से कंपटीशन कर रहे थे। देन द नेक्स्ट पॉइंट, जैसा मैंने आप लोगों को फॉरेन ट्रेड के बारे में बताया कि फॉरेन ट्रेड इंडिया का उन्होंने देखा कि हमारा हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा है, तो उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया को पता चलेगा इंडियन हैंडीक्राफ्ट के बारे में, तो लोग हमारी तारीफ करेंगे। इसलिए what they did was the British Empire restricted our trade to Sri Lanka, that is Ceylon, China and Persia. Persia जिसका प्रेजेंट डे नाम है ईरान। इन्होंने हमारा ट्रेड सिर्फ श्रीलंका, चाइना, पर्शिया यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रखा ताकि ज्यादा लोगों को हमारे क्वालिटी आउटपुट के बारे में पता ही ना चले। अच्छा, दूसरी चीज ये कि पहले ये रेड लाइन देखिए, इस रेड लाइन के थ्रू इतना लंबा रास्ता आपको तय करके आना पड़ता था इंडिया, लेकिन 1869 के अंदर स्वेज कनाल खुला। स्वेज कनाल क्या होता है? ये है तो लैंड मास एरिया, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल मतलब पानी डाल के इसको आर्टिफिशियल स्ट्रीम बना दिया जाता है ताकि शिप्स एंड कार्गोज पास हो सके। अब जहाँ आपको इतना लंबा घूम के आना पड़ रहा था, तो अब वहाँ पे आपका ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो गया था। अब ट्रैवल टाइम तो रिड्यूस हो गया, बट इसका नुकसान हमें ही हुआ, और वो नुकसान ये हुआ कि हमारा और ज्यादा ट्रेड ब्रिटेन के साथ बढ़ गया, यानी और रॉ मटेरियल इंडिया से बाहर जाने लग गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम अगर इंडिया से एक्सपोर्ट हो भी रहे रॉ मटेरियल के, तो एक तरीके से अच्छी बात है ना, क्योंकि हमारे पास बदले में पैसा आएगा। अपेरेंटली एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल करने से जो भी पैसा आया, वो पैसा हमारे बेनिफिट के लिए यूज नहीं हुआ, उससे वर्ल्ड वॉर के एक्सपेंसेस मीट करे गए, ब्रिटेन के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ब्रिटेन के सारे खर्चे या सर्विसेज के इंपोर्ट्स को मीट करा गया। यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन की तरफ से फाइट करने वाले देवर ऑलमोस्ट 2 करोड़ इंडियन सोल्जर्स, यानी जिनको सबसे पहले आगे फॉरवर्ड करा गया था इंडियन सोल्जर्स थे, और वो भी एक दो नहीं, सोचो 2 करोड़ इंडियन सोल्जर्स आज से 100 साल पहले। कितनी तो हमारी आबादी थी और कितना हम लोगों ने सैक्रिफाइस किया, और सिर्फ इस उम्मीद में करा था कि ब्रिटिश इंडिया को छोड़ देंगे। तो हमारे रिसोर्सेज भी गए, हमारे मैन एंड मटेरियल सब कुछ गया। दिस इज द वर्स्ट पोर्शन। दिस इज अ शॉकिंग फैक्ट, but it all happened in India. Please observe the picture given on the right side of the slide. The people that you can see are called as malnourished, malnutrition. Malnutrition मतलब जब आपको सालों साल या बहुत लंबे लंबे टाइम तक खाने पीने का कुछ नहीं मिलता है, तो आप इस तरीके से दिखते हैं, like a skeleton with bare skin. And malnourished होने का एक ही कारण होता है, वो होता है poverty. Just imagine the level of poverty in our country. At the time of independence, it is said that straight 50% of India's population was below poverty line. Just imagine, आधी जनता गरीब है. How bad it is. Presently, हमारे देश की 22% population, यानी average 27 करोड़ की population है जो below poverty line है. Out of 137 crores, 27 crores are still below poverty line. But just imagine, in 1947, straight 50% of the population was below poverty line. How bad it would be. ब्रिटिश ने 200 साल राज तो करा हम पे, but they never took the initiative to find out कि हमारे देश में actual population कितनी है. It was only in the year 1881. सोचो 1750 से आए हुए हैं, लेकिन 1881 में जाके 130 years later they realized कि oh, we should also see कि इंडिया की population कितनी है. So the first census that was being conducted was in the year 1881. इसके बाद हर 10 साल में सेंसस करा जाता है. सेंसस का मतलब जब हम पॉपुलेशन काउंट करना चाहते हैं.
Now comes a very interesting point. You guys are living in this, the year of great divide, the year 1921. आप लोगों ने आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सुना होगा कि हर 100 साल में नेचर इज यूजिंग सम और द अदर वेपन टू डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी. आप चाहे इसको नेचर का कहिए, या आप इसे बायो वेपन कहिए, या आप इसे जैसी मर्जी कैलामिटी का नाम दीजिए, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स अ हार्श ट्रूथ that every 100 years we are facing such problems. So the year of 1921 is called as the year of great divide. Divide मतलब एक बहुत ही मेजर शिफ्ट आ गया था, और वो शिफ्ट क्या था कि 1920 तक, 1920 तक, एग्जैक्टली 100 साल पहले तक पूरे वर्ल्ड के अंदर लोअर बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट था. यानी प्लेग्स की वजह से, कॉलरा की वजह से, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा की वजह से, अलग अलग रीजंस की वजह से लोग बहुत मर रहे थे और पॉपुलेशन उतनी पैदा नहीं हो रही थी. लेकिन जैसे ही सिचुएशन 1921 में स्टेबलाइज हुई, तो स्टेबलाइज होने के बाद हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट आने लग गया. यानी लोग पैदा भी हो रहे थे, बच्चे पैदा भी हो रहे थे, और लोग मर भी रहे थे, और ये सब बहुत हाई रेट से हो रहा था. At present, approximately, according to the government data, COVID-19 का fatality rate is 3 to 4%. जबकि इटली में it is more than 10%, but fatality is how many people are dying because of it. So imagine in 1921, 40% was the death rate. 100 में से 40 लोग मर रहे थे, which was obviously a bad thing. अब जब लोग मर रहे हैं तो उस टाइम पे पढ़ाई लिखाई का तो किसी को ध्यान होएगा नहीं. आज से 100 साल पहले ऑनलाइन क्लासेस होती नहीं थी. तो उस टाइम पे लिटरेसी रेट, लिटरेसी का मतलब होता है इफ यू कैन रीड, राइट सिंपल सेंटेंसेस इन एनी वन लैंग्वेज, किसी एक लैंग्वेज में. दैट लैंग्वेज कैन बी हिंदी, इट कैन बी इंग्लिश, इट कैन बी तेलुगु, मलयालम, एनी लैंग्वेज, बट यू कैन रीड एंड राइट सिंपल सेंटेंसेस in on your day-to-day life. And at the time of independence, out of the entire population, a mere 16% of the population was literate. बाकी कोई लिटरेट नहीं था. लिटरेट ही नहीं था, एडुकेशन तो दूर की बात. उनमें से भी विमेन सिर्फ 7% ही लिटरेट थी. यानी हर 100 विमेन में से सिर्फ 7 लोगों को बेसिक पढ़ना लिखना आता था. मैं एडुकेशन के बारे में बात नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ लिटरेसी के बारे में बात कर रही हूँ. ऑब्वियसली इनके कारण यही होंगे कि हमारी हेल्थ पुअर थी. जब खाने पीने को चीजें नहीं होंगी तो फिर कैसे काम चलेगा. अब खाने पीना अच्छा नहीं था, प्लस वाटर कंटामिनेटेड था. आप लोगों ने एक बीमारी सुनी होगी, कॉलरा, विच हैपेंस बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड वाटर. आज भी बहुत लोग कॉलरा की वजह से मरते हैं क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है. एंड उस टाइम पे, आज से 100 साल पहले, एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न डिजीजेस बहुत ज़्यादा थे. सो इफ यू आर इनटू अ एरिया जोन वेयर देयर इज कंटामिनेशन इन द एयर, जैसे कोरोना वायरस के बारे में हम लोगों ने सुना है कि वो एयरबॉर्न नहीं है, वो सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन टच से आ रहा है. यानी इफ यू आर टचिंग द सरफेस और यू आर टचिंग अ इन्फेक्टेड पर्सन, देन यू आर लाइकली टू कैच, बट इट इज नॉट कि वो एयर में होएगा. सो बैक देन एयरबॉर्न डिजीजेस भी थे, वाटरबॉर्न डिजीजेस थे, गंदा पानी पीने की वजह से लोग मर जाते थे. आप ये सोचिए, आज इटली एंड यूएसए जैसे डेवलप्ड नेशंस, इटली का वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है, 100% गवर्नमेंट फंडेड है, 0 कॉस्ट के ऊपर उनकी सारी ट्रीटमेंट होती है. उसके बावजूद दे आर नॉट एबल टू सेव ऑल देयर पीपल. तो सोचो, आज से 100 साल पहले तो हेल्थ केयर सिस्टम इतना स्ट्रांग होएगा भी नहीं. तो जब हेल्थ केयर सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं होएगा तो लोग ऑब्वियसली मरेंगे. हेंस द कंसेप्ट ऑफ हाई डेथ रेट. इसीलिए इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मोर्टालिटी मतलब कितने लोग मर रहे हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी मतलब छोटे बच्चे. ये छोटे बच्चे किस एज तक के होते हैं? लेस देन अ पीरियड ऑफ 1 year. यानी अगर बच्चा जिंदा पैदा हुआ है, जिसको हम कहते हैं लाइव बर्थ, so if a child is born alive, then by the age of 1 year, if he dies, तो हम उसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? Infant mortality rate, which back then was 218 per 1000 live births. यानी हर 1000 बच्चों में से 218 बच्चे 1 साल की उम्र तक भी जिंदा नहीं रह पाते थे. Why? Because there was no proper health facilities available. Present day, this data is only 40. Even 40 is a very bad number. But when compared to 218, 40 is still better. Then comes the concept of life expectancy. Life expectancy term का मतलब होता है
कि एक इंसान जब वो पैदा हुआ है तब हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कितने साल तक जिंदा रह सकता है अगर उसका एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता, अगर वो नॉर्मल लाइफ जिए। सो प्रेजेंट डे 68, 63 ये बोले जाते हैं। जैसे पिछले साल पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई था, तो आप लोगों ने ये देखा होगा या सुना होगा कि उस पोल्यूशन के टाइम पे इट वाज बीइंग सेड दैट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ड्रॉप टू 55 इयर्स। दैट मीन्स आप गंदी एयर में जी रहे हैं, यू आर इनहेलिंग बैड एयर विच इज टॉक्सिक, सो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ेगा। सो आज से 100 साल पहले भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की ड्रॉप हो गई थी। इट ड्रॉप्ड टू अ मेयर 44 years. Yani a person was expected to live only 44 years. That's it. That's nothing. And of course, you guys know कि हमारे country में extreme poverty थी. Extreme poverty, I don't think so इससे better कोई picture हो सकती है to depict that अगर आप किसी की bones गिन सकते हैं while these people are alive, so how poor they must be कि इनके पास खाने पीने की चीजें नहीं है. Now, on your screen is what you guys can see, the pie diagram that represents the occupational structure. Now, what is occupational structure? हमारे देश में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, which is called as the workforce, उनमें से कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में, कितने मैन्युफैक्चरिंग में और कितने सर्विस में हैं, इसकी बाइफिकेशन को बोला जाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. प्रेजेंट डे 50% of India's population is working in agriculture. आज 50% है, लेकिन जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी then 70% of the population was into agriculture. जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं, जो इनकम जनरेट करके देते हैं, उसमें ओनली मेयर 10% ऑफ द पॉपुलेशन वाज इन मैन्युफैक्चरिंग. एंड सर्विस सेक्टर जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, टीचिंग, डॉक्टर फैसिलिटीज, इनमें ओनली एंड ओनली 20% ऑफ द पीपल वर एंगेज्ड. नाउ सुनने में लगता है कि 70% लोग एग्रीकल्चर में हैं तो आउटपुट तो ज्यादा आना ही चाहिए. अनफॉर्चुनेटली दैट वाज नॉट द केस. इतना परसेंट लोगों का एंगेज होने के बावजूद एग्रीकल्चरल आउटपुट, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिमेन्ड वेरी वेरी लो. मेजरली जो स्टेट्स एग्रीकल्चर में एंगेज थे वो थे उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब. और जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में थे, दीज पीपल वर डोमिनेटेड बाय द रीजन्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला. The only thing good done by the British government is called infrastructure. What is infrastructure? I'll give you a few examples. इस टाइम हम लोग सब अपने अपने घर में बैठ के एक इंटरनेट की फैसिलिटी से ऑनलाइन क्लास ले पा रहे हैं. तो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं. इट बिलोंग्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर. मोदी जी ने कहा कोई रोड पे ना निकले. रोड जो एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. जब हम कहते हैं कि कहीं पे ट्रेन जाती है, दैट्स इंफ्रास्ट्रक्चर. फ्लाइट्स का आना जाना इज इंफ्रास्ट्रक्चर. टेलीकम्युनिकेशन इज इंफ्रास्ट्रक्चर. इफ आई विश टू कंपेयर दुबई, शंघाई, दिल्ली, तो हम ऑब्वियसली कहते हैं कि दुबई इज वे बेटर देन दिल्ली. व्हाई? बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारी फैसिलिटीज होता है जो हमारे को काम करने में आसानी प्रोवाइड करता है. किसी जगह पे अगर रोड बनी हुई है तो हम कहते हैं कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है. जिस जगह पे रेलवेज हैं, कम्युनिकेशन है, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है. The British government did only and only one thing good, and that one thing was introduction of infrastructure. हमारे देश में पहले रोड्स नहीं होती थी, कच्ची मिट्टी की सड़कें होती थी. तो जैसे ही बारिश होती थी सड़क भी गायब हो जाती थी. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम ये किया कि उन्होंने रोड्स बनाए. ऑब्वियसली उनका मोटिव हमारे बेनिफिट के लिए तो होएगा नहीं. देयर अल्टीरियर टारगेट वाज ओनली एंड ओनली वन थिंग, कि वो आर्मी को डिप्लॉय कर सकें व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, सो दैट दे कैन सप्रेस द इंडियंस. जहाँ जहाँ इंडियन भी कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे होंगे जो ब्रिटिश को पसंद नहीं आएगी, तो वहाँ आर्मी को इमीडिएटली भेजा जा सकता है. अब इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के अंदर ट्रैवल कैसे करें, तो उन्होंने रेलवेज इंट्रोड्यूस किया. The first train was introduced between Bombay to Thane. And trains इंट्रोड्यूस करने की वजह से फायदा ये हुआ कि हम लोगों के लिए बैरियर ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस खत्म हो गया. अब हम पूरे देश के अंदर कहीं से भी कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते थे.
Obviously railways भी उन्होंने हमारे बेनिफिट के लिए तो करा नहीं होगा. They did it so that they can control and administer the Indian economy. एंड दूसरी चीज ये, सामान बन रहा है पंजाब में, भेजना है उसको कहीं और, तो सामान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक लाने के लिए लार्ज कंटेनर्स के अंदर उन्होंने रेलवेज इंट्रोड्यूस करा. कम्युनिकेशन क्विकली हो पाए इसलिए उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज के लिए पोस्ट एंड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ यूज करा. What you can see on the right hand side is electric telegraph. आज आपको इंस्टेंट कम्युनिकेशन करनी होती है, सो आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग. यू विल जस्ट सिंपली टेक्स्ट एंड द मैसेज इज डिलीवर्ड. आज से 100 साल पहले तो ऐसा नहीं होता था. तो 100 साल पहले a faster way of communication was called as electric telegraph, जहाँ पे मैसेज को कोड करा जाता था और वो एक पेपर के थ्रू सामने वाले पर्सन के पास पहुंच जाता था. इससे गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प होती थी. जैसे किसी भी एरिया के अंदर अगर उनको टैक्सेस ज़्यादा कलेक्ट करवाना है तो इमीडिएटली एक टेलीग्राफ भेज दिया जाएगा और वहाँ से आपको सारा कम्युनिकेशन इजीली पता चल जाएगी कि ओके इन दिस एरिया वी नीड टू पुट अ कर्फ्यू. इसके अलावा उन्होंने एयर एंड वाटर वेज भी इंट्रोड्यूस करे, बट वो इकोनॉमिकल नहीं थे, वो बहुत एक्सपेंसिव थे, इसलिए उनको शट डाउन करना पड़ा. हम कहते हैं कि ब्रिटिश इतने भी बुरे नहीं थे, उन्होंने एक दो अच्छी चीजें कर दी थी. जैसे पहला पॉइंट, सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन. ये सिर्फ कहने की बात है, ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने की बात है. ये स्टेटमेंट बहुत क्रूशियल है, ढंग से सुनिएगा. सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स का मतलब है दैट इंडिया वाज एबल टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ फूड ग्रेन, बट the sad truth is that these food grains were not to be utilized by the Indians, but a major proportion of these food grains was sent abroad. यानी फूड ग्रेन्स का सरप्लस प्रोडक्शन तो हुआ, बट मेजरली वो फूड ग्रेन्स इंडिया के बाहर जाता था. अच्छा काम उन्होंने जेन्युइनली जो किया वो था ट्रांसपोर्टेशन को इंट्रोड्यूस करना, फैमिन्स के ऊपर चेक रखना, यानी कहीं पे भूखमरी तो नहीं हो रही, अगर हो भी रही है तो लिटरली दे डिड नो नथिंग. Then they also developed monetary economy. What is monetary economy? Earlier we used to have barter system of exchange where goods were exchanged against goods, services for services. But then came the other eras और जहाँ पे introduction of coins होने लग गए, gold coins, copper coins. लेकिन paper currency British government ने introduce करी. आज हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो सारे सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें इंट्रोड्यूस करके दिए. एंड उन्होंने हमारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव चेक रखने के लिए अपना पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ इंट्रोड्यूस किया, जो आज भी हम लोग फॉलो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट एस्टेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट एस्टेट है. इससे बड़ा कोई प्रेसिडेंट एस्टेट है नहीं, लेकिन ये एक्चुअली हम लोगों ने तो नहीं बनाया, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था. हमारे इसमें राज्यसभा है, लोकसभा है, members of legislative assemblies are to be elected by the general people, voting system है. ये सब कुछ सारा administrative setup ब्रिटिश का ही हम लोगों ने adopt करा. Conclusion, this is a sad truth. इसमें one thing that you guys will commonly see is economy, 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 economy. हर एंगल से बर्बाद economy. This is what this topic is. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए. हम एक कॉलोनियल इकोनॉमी थे. कॉलोनियल मतलब हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे, और जब आप अगर किसी को कॉलोनी बनाते हैं तो आप ऑब्वियसली उसको लूटेंगे. That's exactly what the British government did. It resulted in drain of Indian wealth. Then there was semi-feudal economy. Semi-feudal मतलब feudalism का मतलब होता है capitalism. Capitalism is private sector. जब प्राइवेट सेक्टर भी आने लग जाता है तो 10 रुपए की चीज को वो 40 में बेचता है. क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीडम है. तो हम पार्शियली कैपिटलिस्ट थे, पार्शियली सोशलिस्ट थे, जिसमें नुकसान होता था फार्मर्स का, फार्मर्स सुसाइड करते थे और प्राइवेट सेक्टर को फायदा हो रहा था. देन स्टेगनेंट इकोनॉमी. स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ. इस टाइम हमारी इकोनॉमी भी रुकी हुई है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, बिल्कुल स्टेगनेंट है. सोचो ये पहली बार नहीं है कि हमारी इकोनॉमी रुकी हुई है. 200 साल जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें रूल करा तब भी हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं था. इट वाज ओनली एंड ओनली लेस देन 2%. बैकवर्ड इकोनॉमी, पिछड़ी इकोनॉमी, नथिंग न्यू टू टेल. हमें पता ही है
हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स नहीं थे, आउटपुट जनरेट नहीं होता था, इलिटरेट लोग थे, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, डिप्लीटेड मतलब जो बची कुछ हमारी रिसोर्सेज थी वो भी गई। शायद आप लोगों ने अलग अलग जैसे जो टूम्स होते हैं उनके बारे में, हुमायूंस टूम शायद आप लोगों ने सुना होगा, रेड फोर्ट सुना होगा या कभी देखा होगा। तो आप लोगों ने हमेशा एक चीज सुनी हुई थी कि वहां पे वॉल्स के अंदर स्टोन्स होते थे, रियल प्रेशियस स्टोन्स होते थे। ब्रिटिश ने हर एक चीज लूट के ले गए। वो सोचो, जो मरे हुए लोग हैं उनकी कब्र से भी पत्थर निकाल निकाल के वो लोग ले गए, क्योंकि वो इतने प्रेशियस स्टोन्स होते थे। तो हमारी इकोनॉमी से तो वेल्थ गई, एंड एम्पिटेटेड इकोनॉमी। जाते जाते उन्होंने हमारी पूरी कंट्री को डिवाइड कर दिया। जो इतने सालों में नहीं हुआ था वो 1947 में हो ही गया फाइनली, एंड दैट वाज पार्टीशन। पार्टीशन क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने डिवाइड एंड रूल का फंडामेंटल अडॉप्ट करा। उन्होंने ये देख लिया कि यहाँ पे अलग अलग धर्म है, अलग अलग मजहब है। इन रिलीजन्स के बेसिस पे हम लोगों को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि पीपल बहुत रिलीजियसली अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो दे अडॉप्टेड अ पॉलिसी कॉल्ड एज डिवाइड एंड रूल। और दे वर नॉट शॉर्ट साइटेड कि उन्होंने सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाइयाँ करवाई हैं। वो इतने लॉन्ग साइटेड थे कि उन्होंने ये देख ली थी कि आज सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई हो रही है, आगे आगे उन्होंने कास्ट के बेसिस पे भी लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। सो जहाँ एक टाइम पे कास्टिज्म ऑलमोस्ट खत्म हुआ था पहले हिस्ट्री में, वो कास्टिज्म वापस से डेवलप होना स्टार्ट हो गया। तो अभी थोड़ा टाइम पहले भी जब अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात हो रही थी, सो देयर वाज दिस वन lady, she said a very nice statement in the parliament, and she said that अभी जब तक मुस्लिम्स अलग नहीं हो जाते तब तक आप हिंदू मुस्लिम हिंदू राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही मुस्लिम्स हमारी कंट्री से गए तो आप लोग जाति के बारे में बात करेंगे, यानी कोई बनिया कैटेगरी आएगी, कोई पंजाबी कैटेगरी आएगी, कोई जाट आएंगे, कोई गुजर आएंगे, अलग अलग कैटेगरीज आ जाएंगी, बिकॉज यू गाइज आर नॉट यूनाइटेड। एंड इसके लिए हम अपने आप को ब्लेम नहीं करते, इसका रूट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट आज को अगर मैं देखूं तो 300 साल से उन्होंने डाला हुआ है। सो दिस वाज योर एंटायर चैप्टर। आई एम गोना गिव यू अ क्विक रिकैप, और उस क्विक रिकैप में ये था कि एग्रीकल्चर सेक्टर बुरा हाल, इतने लोग एग्रीकल्चर पे, आउटपुट नील। इंडस्ट्रियल सेक्टर बुरा हाल, कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को सत्यानाश कर दिया था। पब्लिक सेक्टर ने कभी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया हमारे लिए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करें। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड इन्होंने हमारा रिस्ट्रिक्टेड रखा सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज से, ताकि हमारी अच्छाई के बारे में बाकी कंट्रीज को पता ना चले। एक्सपोर्ट्स करने से जो पैसा आया भी वो ब्रिटिश ने अपने खर्चों के लिए मीट करा। डेमोग्राफिक कंडीशंस जो कि आज भी बहुत पुअर हैं, बट हम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अल्टीमेट पुअर थे, एक्सट्रीम पॉवर्टी थी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने लग गया, बर्थ रेट भी हाई होने लग गया, डेथ रेट भी हाई होने लग गया। लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लो लिटरेसी रेट था, पुअर हेल्थ थी, infant mortality rate was very high, life expectancy was very low. The only thing good that they did was introducing the infrastructure, which was ultimately meant to be used by them, but still they did introduce it to us. This was all for this chapter. Now I'm gonna ask you that in case you guys have